Students, in the last lecture on Kandhapura by Raja Rao, we discussed about the novel, its types, and particularly we discussed what kind of a novel Kandhapura is, and we discussed in length Kandhapura as a regional novel and a Sthal Puran. So, in today's lecture, we will focus on the pertinent themes of Kandhapura. First of all, it is very important to know about the basics. So, what is theme? A unifying and dominant idea or an underlying meaning of a literary work. थीम क्या है कि जो भी किसी भी साहित्यिक जो रचना है, जो लिटरेरी वर्क है, उसमें जो सबसे प्रधान, सबसे जो जो उन सब चीज़ों को जोड़ के रखता है, वो आइडिया, वो जो कंसेप्ट है, वो जो विचार है, उसे हम थीम कहते हैं. सेंट्रल आइडिया दैट रन्स थ्रू अ पीस ऑफ राइटिंग. कि जब भी आप किसी भी साहित्यिक रचना को पढ़ते हैं तो जो भी विचार पूरे के पूरे उस साहित्यिक रचना, चाहे वो नोवेल हो, चाहे वो ड्रामा हो, पोएम हो, जो विचार बार बार आपको दिखाई देता है कि हाँ, इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी, इसी के इर्द गिर्द जो सारी की सारी रचना है वो घूम रही है, और जो सारा ताना बाना है वो उसी के इर्द गिर्द ही बुना गया है, तो वो हमारा थीम है. अब थीम जो है वो कितने टाइप का हो सकता है? मेजर थीम एंड माइनर थीम. मेजर थीम आप किसे कहेंगे? एन आइडिया दैट इज रिपीटेड इन अ लिटरेरी वर्क. यानी वो आइडिया जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है. और माइनर थीम कौन सा होगा? एन आइडिया दैट अपीयर्स इन अ वर्क ब्रीफली. यानी कि माइनर थीम कौन सा है? वो विचार जो कि उस साहित्यिक रचना में, उस लिटरेरी वर्क में थोड़े समय के लिए आया और उस वो फिर से एक और माइनर थीम को जन्म देता है. एक्चुअली इट प्रोड्यूसेस, इट जनरेट्स अनदर माइनर थीम. और जो बेसिक जो आइडिया है वो आपका मेजर थीम, जो डोमिनेंट आइडिया है, जो सेंटर में है, किसी भी साहित्यिक रचना के केंद्र में जो आपका विचार है, किसी भी लेखक का, किसी कवि का जो विचार है, जो उस साहित्यिक रचना के केंद्र बिंदु में है, उसे हम मेजर थीम कहेंगे. अब हम बात करते हैं कंथापुरा की. हमने लास्ट लेक्चर में भी कंथापुरा को एक रीजनल नोवेल के रूप में और एक स्थल पुराण के रूप में हमने इसको डिस्कस किया. अब ये जानना भी ज़रूरी है कि ऐसा कौन सा केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द कंथापुरा की पूरी कहानी घूमती है. राजा राव ने वो कौन से थीम्स चुने जिनके चारों ओर उन्होंने पूरी की पूरी कहानी को बुना. तो जो मेजर थीम्स भी इसमें आएंगे, माइनर थीम्स भी, वो हम इसको डिस्कशन करते टाइम इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. सो व्हाट आर द थीम्स ऑफ कंथापुरा? Number one, struggle of Indian independence movement. So the most powerful themes in Raja Rao's Kanthapura, you can say that it is the retelling of the struggle and success of the Indian independence movement. And this notion of struggle and perseverance is something that can be applied to both Gandhi and Murthy in their attempts to bring about change to all of India. कि जो आप देख रहे हो कि गांधी, और क्योंकि गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर मूर्ति वापस आता है गांव में, तो जो गांधी की जो विचारधारा है और मूर्ति जिस तरीके से प्रभावित करता है गांव के लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए, भारत की आज़ादी में अपना योगदान देने के लिए, वो इसके केंद्र बिंदु में, इस पूरे नोवेल के सेंटर में बना रहता है ये विचार. So on a more literary level, what can we think? That we think that the theme of activism and seeking change is vitally important to the novel. So this is the activism of Murthy, who is very influenced by Gandhian ideology. गांधी जी की विचारधारा से मूर्ति प्रभावित होता है, और वो जो उसका एक्टिविज्म है वो पूरे के पूरे गांव को अवेयर करता है कॉलोनियलिज्म के बारे में. वो सबको बताता है कि किस तरीके से सारा का सारा जो गांव है वो एक्सप्लॉइटेड है. वो जो ब्रिटिश रूल है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो किस तरीके से उन पर शासन चला रहे हैं, किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, और भारत को आज़ादी वो कैसे दिला सकते हैं. सो दिस इज़ द सेंट्रल, दिस इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ दिस नोवेल. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थीम्स.
So Raja Rao is deliberate in trying this into both literary and political levels. And very important thing in this political and social activism is women. So now when we are discussing struggle of Indian independence movement as one of the major themes of Kantapura, so what is the minor theme in that? That participation of women. So the women in the village are relegated into the role of political and social activity at the exposition of the work. जो ये लिटरेरी वर्क है जो कंथापुरा, उसके स्टार्टिंग से ही आप किस तरीके से देख रहे हो कि जो विमेन हैं, जो औरतें हैं, वो किस तरीके से मूर्ति जब उनको आके बताता है गांधी जी के बारे में, तो वो पॉलिटिकली और सोशली एक्टिव हो जाती हैं लोगों को समझाने में, और इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें पार्टिसिपेट करने में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं. तो ये जो बेसिक थीम है, जो जिसको हम मेजर थीम कह रहे हैं इस राजा राव के नोवेल में, इससे ही कहीं ना कहीं आपके और माइनर थीम्स निकलते हैं. अब दूसरा जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो है यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट्स अंडर अ गांधीयन सिस्टम ऑफ सोशल जस्टिस. गांधी जी कौन से सामाजिक न्याय की वो बात करते हैं, वो हम इस नोवेल के अंदर अच्छे से देख पाते हैं. क्योंकि जो जो यूनिफिकेशन है अलग अलग कास्ट का, जब हम जो हमारी नरेटर हैं इस नोवेल की अच्छका, वो अपने एक्सपीरियंसेस भी कहीं ना कहीं बता रही होती हैं और अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको बता रही हैं. तो जो नरेटर हैं अच्छका, वो कहती हैं, शी सेज about the Peria neighborhood where the people of the lowest caste live. And what she says, of course you won't expect me to go in Peria quarter. So वो कह रही हैं कि तुम ये तो बड़ी ही एक स्वाभाविक बात है कि तुम मेरे से ये उम्मीद नहीं करोगे कि मैं पेरिया के घर में, उनके घर में जाऊंगी. सो दिस इज़ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. तो ये जो डिफरेंट इंडियन कास्ट थी जिनको गांधी जी एक करने की बात कर रहे थे, ये एंड में जाके ये पूरा जो विचार है ये कंक्लूड होता है. क्योंकि गांधी की विचारधारा को लेकर मूर्ति गांव में आता है और गांव के लोगों को जागरूक करता है इस चीज़ के लिए कि ये जो एक ट्रेडिशनल जो कास्ट सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है और हमारे देश को टुकड़ों में बांटने का काम कर रहा है. सो द विलेज लिव्स इन इट्स ट्रेडिशनल वे अंटिल मूर्ति, अ मेंबर ऑफ द ब्राह्मण कास्ट, गोज टू द सिटी एंड रिटर्न्स विद द आइडियाज ऑफ गांधी. सो एज द नरेटर सेज ऑफ, जो नरेटर हैं हमारी अच्छका, वो मूर्ति के बारे में क्या कहती हैं, ही इज़ वन ऑफ दीज गांधी मैन हु से देयर इज़ नाइदर कास्ट नोर क्लास नोर family. So his fellow Brahmins are repulsed by his embrace of the pariahs, and he begins to rally villagers to support the Indian National Congress and to wear homespun clothing to protest of the British occupation of India. और वो लोगों को भी जागरूक करता है, ब्राह्मण कम्युनिटी से वो आता है, और जो ब्राह्मण परिवार हैं उनको भी वो इस चीज़ के लिए जागरूक करता है, उन सबको इकट्ठा करता है कि वो सब जो हैं वो भारत का जो स्वाधीनता का आंदोलन था उसमें आए और वो घर में ही बनाए हुए खादी के कपड़े पहने, ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपने आंदोलन को जारी रख पाएँ और उनके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दिखा पाएँ. सो व्हाट इज़ अनदर थीम ऑफ दिस नोवेल? One of the very pertinent themes of Kanthapura is oral forms of knowledge. So tradition of storytelling, and another thing is power of writing. So जो ये theme है oral forms of knowledge, as you all know that Kanthapura is narrated by an old lady. और उसका नाम क्या है, जो ओल्ड लेडी हैं हमारी, उनका नाम क्या है, जो पूरी की पूरी कहानी को बताती हैं, उनका नाम है अच्छका. So the village of Kanthapura is a traditional society based in oral culture. Few of its inhabitants can read or write, and storytelling ceremonies are a crucial aspect of the town's collective life. जो कि आप शुरू से देख रहे हो कि कुछ लोग हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग यानी कहानियाँ कहना, उसके लिए अलग अलग तरीके की सेरेमनी रखी जाती हैं. उत्सव का माहौल होता है गाँव में, हरी कथा सुनाई जाती है और जो लोग हैं वो कहानी सुनते हैं. सो ये लाइफ है इस विलेज में.
And oral tradition is a source of power in the village, for it allows Kanthapura's residents to shape their understanding of history, consolidate their identity as a community around shared religious values, and organize politically against the repressive British colonial government. तो ये जो ओरल ट्रेडिशन है कहानी सुनाने का, ये सिर्फ अपने आप में ये नहीं कि अचका जो है वो आपको एक कहानी सुना रही हैं, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट ओरल कल्चर. इट इज़ ऑल्सो शोन दैट हाउ दिस स्टोरी टेलिंग, हाउ दिस ओरल ट्रेडिशन बिकम्स अ सोर्स ऑफ पावर. कैसे वो एक शक्तिपुंज के रूप में सामने आता है कि जब सब लोग जो हैं, क्योंकि वो अपने इतिहास को जानते हैं उन कहानियों के द्वारा, और वो अपनी आइडेंटिटी की जो उनका अस्तित्व है, जो उनकी पहचान है, उसको भी वो जान पाते हैं. और उनकी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, क्योंकि वो सारी की सारी कैसे उनके पूर्वज क्या करते थे, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं एक होने में मदद करती हैं. सो इट वाज वेरी हेल्पफुल for them to organize politically against the repression of the British colonial government. And Kanthapura's oral traditions are threatened when writing intervenes as a competing source of power. अब जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे और जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स की, वो क्या करते थे, वो लिखना पढ़ना जानते थे, तो उन्होंने पावर, कौन सी पावर का यूज़ किया, राइटिंग की पावर का, जो कि स्टोरी टेलिंग में जो एक ओरल पावर थी, कह के बातों को बताया जाता था और लोग इकट्ठे जुड़ते थे उसके थ्रू. अब जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे या जो ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट के, उन्होंने अपनी पावर किसके थ्रू दिखाई, राइटिंग्स के थ्रू. तो अब राइटिंग में फाइट करने के लिए कौन सामने आया, मूर्ति जैसे पढ़े लिखे लोग. सो मूर्ति, द यंग गांधीयन हु लीड्स कंधापुरा's campaign of non-violent resistance against the colonial occupation, realizes that saving traditional culture requires fighting writing with writing. अब मूर्ति जो कि एक यंग गांधीयन था, एक युवा जो कि गांधी की विचारधारा से प्रभावित था, अब जब वो अपने गांव में वापस आता है, तो जो उसने एक अहिंसा वाला रास्ता अपनाया, जो औपनिवेशिक ताकत थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके खिलाफ अपनी ताकत दिखाने के लिए, उनके खिलाफ अपना रोष दिखाने के लिए, तो उसे ये अच्छी तरीके से समझ आया कि अगर हमें अपने ट्रेडिशनल कल्चर को, अपने पारंपरिक जो हमारी संस्कृति है, अगर उसको ज़िंदा रखना है, उसको बचाना है, तो हमें इस राइटिंग का जवाब राइटिंग से ही देना होगा. एंड द नोवेल इटसेल्फ reflects Raja Rao's desire to preserve oral tradition through the written word. अब देखो कि राजा राव जो हैं, जो नॉवलिस्ट हैं हमारे, वो किस तरीके से दिखा रहे हैं कि नोवेल इज़ रिटन, उन्होंने नोवेल लिखा, लेकिन जो उन्होंने नरेटर चुनी, अचका, जिनको उन्होंने नरेटर बनाया, वो एक ओल्ड लेडी हैं जो कि स्टोरी टेलिंग के ज़रिए, वो जैसे आपको एक कहानी सुना रही हैं कि ऐसा गांव है, उसमें ये लोग ये करते हैं, उसमें ये कम्युनिटी है, उसमें ये कास्ट है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं. एक स्टोरी टेलिंग यानी ओरल ट्रेडिशन के ज़रिए उन्होंने राइटिंग की पावर को भी दिखाया, यानी दोनों को उन्होंने जोड़ दिया. दैट ओरल ट्रेडिशन मे बी सेव्ड विद राइटिंग. आप तभी जान पाओगे अपनी परंपराओं को, अपने परंपरागत तरीकों को, जो कि फॉर्म ऑफ नॉलेज है अपने आप में. जब तक वो लिखी नहीं जाएगी, तो वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाना आपके लिए आज के युग में पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो राजा राव इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट टू शो द कंबाइंड पावर ऑफ ओरल ट्रेडिशन एंड द written word. So another very pertinent theme of this novel is colonialism and economic oppression. अब ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट थीम है इस नोवेल का कि किस तरीके से जो कॉलोनियलिज्म है, जो भारत जो था, इट वाज वन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन ने भारत को एक उपनिवेश बनाया और इस पर शासन किया और यहाँ के लोगों पर अत्याचार भी किए. लेकिन ये नोवेल उस चीज़ को बड़े गहराई से आपके सामने रखता है कि ये जो कॉलोनियलिज्म है, ये किस तरीके से इकोनॉमिक ऑपरेशन, यानी कि जो आपकी आर्थिक
जो आर्थिक आज़ादी है उसको छीनता है, और ये आप पर एक आर्थिक अत्याचार करता है। कैसे करता है कि दिस इज़ नॉट ओनली about the regional problems, this is not only about the caste system, this is not only about the Indian freedom struggle, but it is also the deep study of colonialism, in which people were oppressed economically, financially. And how it is shown that Kanthapura is about people displaced, and who actually lost their lands and their way of belongingness with their lands. So, as the legendary history of a village, this novel emphasizes the topography of Kanthapura's region as people actually experience it. And it also shows an inherent link between the villagers and their lands. So how it is actually associated with the economic oppression, that the landowners who were very wealthy, how they became wealthy. This colonial system is primarily associated with oppressing Indians with their economy. It makes them work while Europeans, they actually got profit. They deprived them of their land through unfair property agreements and forced indentured servants into lifelong slavery. वो लोगों को पूरी ज़िंदगी के लिए अपने गुलाम बना लेते थे। कैसे बनाते थे? बाय सेटलिंग देम विद इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ डेट। कर्ज इतना बढ़ जाता था कि लोग जो हैं वो पूरी ज़िंदगी उनके गुलाम बने रहते थे, और उनकी पूरी लाइफ जो है उस कर्जे को चुकाने में चली जाती थी। सो मूर्तिज गांधीज़म इज़ प्राइमरीली फोकस्ड ऑन addressing this systematic economic exploitation, because Gandhiji recognized that depriving the British Empire of its profits is the best way to get rid of this colonial system. So it was fight for self rule and economic independence. ये जो लड़ाई थी, ये स्वाधीनता की लड़ाई थी, अपने अधिकारों की लड़ाई थी, एक स्वदेशी शासन हमारे भारत में स्थापित करने की लड़ाई थी, और उसके साथ साथ आर्थिक आज़ादी की लड़ाई थी. सो गांधी सिस्टम अल्टीमेटली helped the villagers economically and ended up forcing them into a different kind of thankless labor, कि जो अपने मालिक के इशारों पे काम ना करें, ऐसे लेबर, ऐसे अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से करें. सो दिस इज कॉल्ड फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम. सो दिस नॉवल डेमोन्स्ट्रेट्स the fundamental economic motivations behind colonialism and shows how refusing to participate in an exploitative system can be more radical and more dangerous than challenging it directly. अगर लोग सीधा विरोध नहीं करते इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन का, तो वो किस तरीके से एक गंभीर और ख़तरनाक परिणाम का कारण बन सकता है. So it is very important to understand all these major and minor themes. So Raja Rao also illustrates how independence does not end economic exploitation, but rather simply changes the identity of the oppressor. और इस नोवेल में राजा राव ये भी दिखाते हैं कि सिर्फ विदेशी ताकतों के चले जाने से ही सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म नहीं होगा, उसी को आज़ादी नहीं कहा जाएगा, बट रादर सिंपली चेंजेस द आइडेंटिटी ऑफ द ऑप्रेसर, कि अत्याचार करने वाले बदल जाएंगे, शोषण करने वाले बदल जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जब तक हो रही है तो तब तक आज़ादी नहीं है. आज़ादी के क्या मायने हैं? इंडियंस themselves switch to a system of capitalist relations that perpetuates the inequalities of colonialism. So national independence is clearly an important goal of Raja Rao, and he actually envisages that land and labor are both more fundamental and more enduring forms of oppression. और राजा राव बड़ी गहराई के साथ आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स के थ्रू, कहानी के थ्रू ये दिखाते हैं कि जो लैंड एंड लेबर है, जो ज़मीन है
और जो उस पर काम करने करने वाले लोग हैं, वो दोनों ही किसी न किसी कारण से शोषण का शिकार बनते हैं। कि या तो जो जो शासन करने वाले लोग हैं वो आपकी ज़मीनें छीन लेंगे, या आपको उन ज़मीनों पर मजदूर बना देंगे, कि आप पूरी आपका जो जीवन है वो कर्ज को चुकाने में निकल जाएगा, और उसी लैंड पर आप काम करते रहेंगे जो लैंड कभी आपकी हुआ करती थी। सो दिस इज हाउ राजा राव इज वेरी सक्सेसफुल इन डीलिंग विद दिस मेजर थीम ऑफ colonialism and economic oppression throughout this novel. And another theme is, this is very interesting theme actually, that is one of the conclusions of this novel also: a shift from a local to a national vision of territorial belonging. So it is very important to understand how this theme runs through the entire novel. uh, from the very beginning, Achaka narrates the story of the people who are very much emotionally attached with their lands, with this region that is called Kanthapura. And at the end of this novel, what happens at the end of this novel, that the people, they shift to Kashi, to Kashipur, if I'm not wrong. So this is not only a shift from their regional identity, from their emotional attachment with Kanthapura, but this is also a shift from a local to a national vision of territorial belonging, as they actually understood that this is not the regional identity that was more important. Was more important was the entire nation. So this was the fight for the freedom of the nation, not the freedom of Kanthapura only. So their detachment or their displacement from this region called Kanthapura is not only a shift from their land, but this is also a shift from the local to the national vision, जिसे हम कहेंगे कि क्षेत्रवाद से राष्ट्रवाद की तरफ जो उनकी विचारधारा है उसका उसकी पूरी शिफ्ट है ये, बिकॉज एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, it was very necessary to defeat it, forces people to actually detach their traditional bonds with land. So it was very important to detach their identity from the local lands, to attach, that there was a shift from the attachment to the local or the regional lands to the identity as citizens of the same country, and beyond the identities on the basis of caste, religion, community, or locality. So this is how all these themes run through the entire novel. कैसे इस नोवेल में ये सारे के सारे थीम पूरी कहानी के अंदर इस तरीके से घुले मिले हुए हैं कि आपको लगता है कि आप जितना अच्छे से इस नोवेल को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा हाउ गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड Murthy, and Murthy was able to aware people of this village, and how they came out of their hurdles, came out of their identities as somebody belonging to a caste or a religion or a locality. And this is how Raja Rao is successful in actually portraying all these characters as the true